जो हम है वो हम हमारा साउंड एब्जॉर्प्शन और रिवर्बरेशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो वो हम अकॉस्टिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अकॉस्टिक क्या है? अकॉस्टिक इज द साइंस ऑफ अ साउंड विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। अगर हम साउंड वेव्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि थिएटर और वो कैसे बनाना चाहे कि साउंड जो है वो अच्छे से प्रोपोगेट कर पाए, ठीक से सुनाई दे, तो वो सब कुछ जो ब्रांच है वो अकॉस्टिक की ब्रांच में आएगा, ठीक है। जो सब कुछ साउंड इंस्ट्रूमेंट, गिटार, सितार, वो सब कुछ बनाए जाते हैं, वो इस साइंस जो अकॉस्टिक साइंस है उसकी स्टडी में बनाए जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ द ब्रांच ऑफ साउंड वेव्स। Some of the important application in the field of engineering are electroacoustic, design of acoustical instrument and architecture acoustic। जैसे मैंने बोला कि थिएटर और हॉल का अगर बनाया जा रहा है तो उसका आर्किटेक्चर जो पूरा है दैट इज़ आर्किटेक्चर अकॉस्टिक, और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाया जा रहा है दैट इज़ इन द इलेक्ट्रो अकॉस्टिक। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें सिंपली ये ऑडिबल साउंड की जो रेंज है वो ही याद रखनी है। अगर हमको वो याद रहेगी तो हमको इंफ्रा साउंड और अल्ट्रा साउंड दोनों याद रह जाएगा, ठीक है। सो ऑडिबल साउंड की रेंज क्या है? फ्रॉम द 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अगर 20 से नीचे जाते हैं दैट इज़ बिलो 20 हर्ट्ज, तो वो जो आएगा वो इंफ्रा साउंड में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बाय मिस्टेक ये के जो है ये आ गया है, ठीक है। तो सिर्फ हमको क्या कंसिडर करना है? 20 किलो हर्ट्ज नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ 20 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो के है ये मैं मिटा दे रही, ठीक है ऐसे। सो बिलो 20 हर्ट्ज जो होगा वो इंफ्रा साउंड में कंसिडर होगा, और अबो जो 20 किलो हर्ट्ज जाएगा दैट इज़ इन दी अल्ट्रा साउंड। और ये दोनों रेंज है वो हम जो है, और ये हमारे लिए ऑडिबल नहीं है। हम जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जो फ्रिक्वेंसी है वही हम हर्ट कर पाते हैं, वही हम सुन पाते हैं, दैट इज़ ओनली ऑडिबल फॉर अस। उसके ऊपर जाते हैं या उसके नीचे जाते हैं तो हम कुछ भी सुन नहीं पाते, ठीक है। फॉर ह्यूमन्स बीइंग, अगर हम एनिमल्स का ले ले तो वो जो है वो 20 हर्ट्ज जो है वो सुन पाते हैं और बिलो 20 हर्ट्ज सुन पाते हैं। अबो 20 किलो हर्ट्ज जाते हैं तो जो चमगादड़ होते हैं, ठीक है, बैट, वो जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है अल्ट्रासोनिक साउंड है वो सुन पाते हैं, और इंफ्रारेड साउंड है वो एनिमल्स के लिए है। तो सिर्फ हम हमारी रेंज याद रखेंगे तो हमको दोनों रेंज याद रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पे साउंड वेव उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है। फर्स्ट वन इज इंफ्रारेड 60 हर्ट्ज, देन ऑडिबल 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, देन अल्ट्रासाउंड अबाउट 20 किलो हर्ट्ज। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिबल साउंड। अब ऑडिबल साउंड में भी यहाँ पे दो टाइप का क्लासिफिकेशन दिखा दिया है, ठीक है। दैट इज़ म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज साउंड। अब म्यूजिकल साउंड दैट व्हाट वी लाइक, एंड नॉइज जो हमको हमारे कान को पसंद नहीं आता, ठीक है। सो ऑडिबल साउंड इज अ क्लासिफिकेशन इन टू टाइप्स। म्यूजिकल साउंड फर्स्ट वन, द साउंड विच प्रोड्यूस प्लीजिंग इफेक्ट ऑन द ईयर इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। जो भी चीज़ें हमको हमारे कान को अच्छी लगती है दैट वी कॉल्ड अ म्यूजिकल साउंड। एग्जाम्पल सितार, वायलिन, फ्लूट एंड पियानो एक्सेट्रा। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसी रहेगी कि उसका जो वेव्स फॉर्म का जो शेप होगा दैट शुड बी द रेगुलर फॉर्म, ठीक है। उसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। द म्यूजिकल साउंड वेव फॉर्म्स आर रेगुलर इन अ शेप, दे डू नॉट अंडरगो अ सडन चेंज इन अ एम्पलीट्यूड। ये जो है वो म्यूजिकल नोट वाला जो साउंड है उसको दिखाया गया है, ठीक है। फिर नॉइज, द साउंड दैट प्रोड्यूस अ जैरिंग इफेक्ट ऑन द ईयर इज कॉल्ड नॉइज। अगर कोई भी साउंड ऐसा है जो हमारे कान को पसंद नहीं आता और वो सडनली हमारे माइंड में उसके लिए डिसरिस्पेक्ट देता है कि ये जो साउंड है वो अच्छा नहीं है, दैट वी डू नॉट वांट टू हर्ट दिस साउंड, तो वो जो है जो जारिंग इफेक्ट देता है दैट इज कॉल्ड नॉइज। एग्जाम्पल साउंड ऑफ एयरप्लेन, रोड ट्रैफिक एंड क्रैकर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉइज, द नॉइज वेवफॉर्म आर इरेग्युलर इन शेप, मतलब कभी भी उनका जो है वो एम्पलीट्यूड सडनली बढ़ जाता है, सडनली कम हो जाता है। लाइक क्रैकर्स जब करते हैं, ठीक है, तो उसको जब फायर करते हैं तब क्या सडनली वो जो है उसका एकदम मैक्सिमम साउंड हमको सुनाई देता है जो है
इट्स लाइक अ बूम, सो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। द नॉइज वेव फॉर्म्स आर इरेग्युलर इन अ शेप, दे अंडरगो अ सडन चेंज इन एम्पलीट्यूड। देन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दिखाया गया है कि कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पीच, लाउडनेस और टिम्बल दैट विल रिलेटेड टू साउंड। अगर पीच देखे तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच करना चाहिए। देखा हमने म्यूजिकल साउंड है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, दैट शुड बी इन द प्रॉपर वे ओके, ठीक है। उसका वेव फॉर्म है वो चेंज नहीं होना चाहिए। लाउडनेस है उसकी, वो उसके एम्पलीट्यूड के साथ रिलेट करेगी, तो सडनली उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसकी लाउडनेस है वो बढ़ जानी नहीं चाहिए। और टिम्बर दैट इज इट शो द साउंड क्वालिटी ऑफ अ साउंड। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या है? तो साउंड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, उसको ए के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो है वो मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है, दिखाता है कि कोई भी मटेरियल ले ले, अगर उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज़्यादा है तो वो जो है हमारी आवाज़ जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमको इको नहीं सुनाई देगा। बट उसका भी प्रॉपर टाइमिंग होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। द साउंड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ए ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इट एंड टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। अगर हम कोई भी ले लें, ठीक है, तो हम उस पर कितना एनर्जी जो है वो इंसिडेंट कर रहे हैं और कितना जो साउंड एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका जो हम रेशियो ले लेंगे तो वो हमको मिल जाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर सरफेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साउंड वेव एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सरफेस अपन अ टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट, वो हमको देगा हमारा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। और अगर हम कोई विंडो ले ले, ठीक है, तो अगर कोई विंडो जो है वो ओपन होगी, वो कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो उस पर जो जितनी भी साउंड एनर्जी है वो हम इंसिडेंट करें, दैट विल बी द सेम। और उतने उससे जो ज़्यादा मतलब रेसिप्रोकल उसका ले ले तो वो हमको दे देगा उसका एब्जॉर्बिंग मटेरियल। इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द एरिया ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल विच एब्जॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी एज द 1 मीटर स्क्वायर। अब साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, हम ऐसा साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करते हैं कि वो जल्दी से हमारी जो आवाज़ है उसको एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट बैक ना करे, जिसकी वजह से हमारा जो है वो इको क्रिएट ना हो। इको क्रिएट होगा तो क्या होगा, मैं जो फिर से बोल रही हूँ और जो मैंने पहले बोला था वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा। अगर वो ओवरलैप हो जाएगा तो वो जो पूरा वेव्स होगा वो डिस्ट्रॉट हो जाएगा, ठीक है। The special material used to increase the absorption of sound waves or to reduce the reflection of sound waves in a room or hall are known as a sound absorbing material, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया कि हाई साउंड एनर्जी जो वेव्स है वो आ रहा था, तो एक हमने मेगा अब्जॉर्बर रखा, मेगा अब्जॉर्बर एब्जॉर्प्शन मटेरियल, जिसकी वजह से जब साउंड उसमें से पास होके ट्रैवल होके आ रहा है तो वो लो एनर्जी साउंड वेव्स बन जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमको कम सुनाई देगा। फिर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। इट शुड बी हैव अ हाई साउंड एब्जॉर्बिंग एफिशिएंसी। अब जहाँ पे हमको ऐसी मटेरियल की आवश्यकता है कि वो जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, तो हम वहाँ पे हाई साउंड एब्जॉर्बिंग एफिशिएंसी वाला मटेरियल यूज़ करेंगे। इट शुड बी इजीली अवेलेबल। अब हम इकोनॉमिकली भी देखेंगे, सो इट शुड बी इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, उसको इजीली फिक्स करना और ड्यूरेबल होना चाहिए। वेट में भी उसका कैसा होना चाहिए, वो लाइट होना चाहिए, और वो अच्छे से अगर हमने उसको इंटीरियर में लगाया हुआ है तो वो अच्छे से दिखना चाहिए। इट शुड बी वाटर प्रूफ एंड मस्ट हैव अ गुड रेजिस्टेंस टू फायर। अब हम उसको ऑडिटोरियम हॉल में लगाए, ठीक है, तो वो फायर प्रूफ होना चाहिए और वो वाटर प्रूफ भी होना चाहिए कि उस पर कोई वाटर का इफेक्ट नहीं लगना चाहिए। अगर वाटर उस पर पोर होता है, लगता है, तो उसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। दैट शुड बी रिमेन सेम। इट शुड बी इफिशिएंट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये जो है वो पूरी वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो अच्छा होना चाहिए, कि वो अगर हम इतने अमाउंट का, इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं तो वो जो है वो इतना अमाउंट तो एब्जॉर्ब करेगा ही। सो वो वाइड रेंज के लिए अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड दे रहे हैं
तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा और उसको ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। तो दैट शुड बी अ गुड क्वालिटी, और वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को वो सपोर्ट करना चाहिए। इट शुड बी हैव अ सफिशिएंट स्ट्रक्चरल लेंथ, उसकी जो लेंथ है, स्ट्रेंथ जो है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि फ्रीक्वेंसी जो है वो, अगर हम वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो वो ब्रेक ना हो जाना चाहिए, वो उतनी फ्रीक्वेंसी जो है वो कॉप अप करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए। टाइप्स ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। अब कौन कौन से जो मटेरियल है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। द साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज: पोरस एब्जॉर्बेंट, कैविटी रेजोनेटर, रेजोनेंट एब्जॉर्बर और पैनल एब्जॉर्बर और कंपोजिट एब्जॉर्बर। अगर हम कैविटी रेजोनेंट देखें तो वो ऐसी छोटी कैविटी बनाए हुए कि उसके अंदर साउंड जाने के बाद वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होता रहेगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो वो एक तरह से जो वो मटेरियल है वो जो वेव्स को है उसने अंदर अंदर कैप्चर कर लिया है, वो बाहर नहीं आएगा। सो इट्स लाइक अ एब्जॉर्ब। फिर रिवर्बरेशन, दिस प्रोलोंगेशन ऑफ साउंड इज इन हॉल इवन थ्रू द सोर्स ऑफ साउंड इज कट ऑफ इज कॉल्ड अ रिवर्बरेशन। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर साउंड प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम साउंड जो है वो उसको जो मीडियम है, जो होल है, उसको परसिस्ट करता है। तो कितने टाइम तक वो उसको जो है वो परसिस्ट मतलब हॉल में जो मेरी आवाज़ को कहाँ तक ले जाता है। अगर बहुत लंबा हॉल है तो क्या होगा कि मुझे माइक चाहिएगा, तभी मेरा जो वॉइस है वो वहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो माइक की कैपेबिलिटी क्या होगी कि वो कितने से कितनी रेंज तक पहुँचा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम स्पीकर फिट करते हैं, तो वो सब कुछ है वो क्या करता है, मेरी आवाज़ का रिवर्बरेशन टाइम है वो बढ़ाता है। अब हम देखते हैं फिर रिवर्बरेशन टाइम क्या था, ठीक है। तो किसी भी तरह से साउंड को जो है वो रिवर्बरेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि उसको प्रोपोगेट टाइम ज़्यादा मिल रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड द रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन इज़ द फिनोमिनन ऑफ अ परसिस्टेंट ऑफ साउंड इवन आफ्टर सोर्स ऑफ साउंड हैज़ बीन स्टॉप। मैं बोल के बंद हो गई, ठीक है, फिर भी मेरी आवाज़ है वो दूसरे को सुनाई दे रही है, इको नहीं हो रहा बट दूसरे को सुनाई दे रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ रिवर्बरेशन। A sound produced in a hole undergoes a multiple reflection from the walls, floor and ceiling before it becomes inaudible. तो मैं जो है वो बोलना बंद कर रही हूँ, ठीक है, बट आपको सुनाई दे रहा है, इट इज़ ऑडिबल फॉर यू। तो जब मेरी आवाज़ इनऑडिबल हो जाएगी आपके लिए, तो वो उस टाइम को हम बोलेंगे रिवर्बरेशन टाइम, कि मैंने बोला फिर जब मेरी आवाज़ आपको सुनाई देनी बंद हो गई, तो उतना जो टाइम रिवर्बरेशन में लगा और फिर वो बंद हो गया, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्बरेशन टाइम। Reverberation time, the time taken by the sound in a room to fall from its average intensity to inaudibility। मतलब वो 20 किलो हर्ट्ज से अगर नीचे जाता है तो that will not audible for us, so that is inaudibility level is called the reverberation time of the room. Reverberation time is defined as the time during which the sound energy density falls from its steady state। मतलब कि जो मेरी स्टेडी स्टेट थी, जितनी फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही थी, उससे अगर नीचे जाती है तो वो जो है उतना जो टाइम लेगा उसको हम रिवर्बरेशन टाइम बोलेंगे। अब उसके लिए एक साबिन्स फार्मूला, कि हमको अकॉस्टिक डिज़ाइन करना है तो हम अकॉस्टिक कैसे डिज़ाइन कर लेंगे, तो वो जब है वो सब है वो साबिन्स फार्मूला में आएगा, क्योंकि उसमें जो है वो रिवर्बरेशन टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। रिवर्बरेशन टाइम क्या है, जैसे कि मैंने जो बोला वो जब आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा, तो मेरा साउंड को रिवर्बरेशन होने में जितना टाइम लगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्बरेशन टाइम बोलेंगे। तो अगर हम किसी हॉल या ऑडिटोरियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो साउंड जो है उसका पर्टिकुलर रिवर्बरेशन टाइम होना चाहिए एक अच्छे ऑडिटोरियम के लिए, यानी कि मैं बोलूँ तो वो इको भी ना करे, उसका रिवर्बरेशन टाइम बहुत कम ना होना चाहिए, वो सुनाई देना चाहिए ठीक से, और उसका रिवर्बरेशन टाइम बहुत ज़्यादा भी ना होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं जब दूसरा कोई चीज़ बोल रही तो उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप होके जो मैंने बोला है, जो सिग्नल मैंने प्रोड्यूस किया है उसको डिस्टर्ब ना कर दे या डिस्टॉर्ट ना कर दे, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा एक ऑडिटोरियम और हॉल और क्लासरूम बनाने के लिए हम ये जो है वो साबिन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। सो साबिन्स
define the reverberation time as the time taken by the sound intensity to fall to 1 millionth of its original intensity after the source stopped emitting sound। ठीक है, मतलब कि जब सोर्स जो है वो स्टॉप हो जाता है, कुछ भी एमिटिंग नहीं करता, और जब जो उसने पहले एमिट किया था उसकी जो इंटेंसिटी है वो 1 मिलियंथ पे हो जाएगी, उसको हम रिवर्बरेशन टाइम डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो साबिन डिफाइंस द रिवर्बरेशन टाइम एज द टाइम टेकन बाय द साउंड इंटेंसिटी टू फॉल टू 1 मिलियंथ ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी आफ्टर द सोर्स स्टॉप एमिटिंग साउंड। तो यहाँ पे देखते हैं, सो t इज इक्वल टू 0.161, ये जो है वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इनटू v जो है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ द होल। अगर हम कोई भी होल ले रहे तो उसका वॉल्यूम होगा, और अपॉन समेशन ऑफ अल्फा n इज द एब्जॉर्प्शन साउंड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। जो भी चीज़ें होगी उसका जो होगा फॉर अ पर्टिकुलर होल, तो उसमें जो भी चीज़ें हमने लगाई है उस सब का वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। सो दैट इज समेशन फ्रॉम 1 to n, दैट इज अल्फा n। अल्फा n व्हाट इज, इट इज़ द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, साउंड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। और फिर उसके बाद में आएगा एस एन, दैट इज सरफेस एरिया। तो ये है क्या है, ये साबिन्स फॉर्मूला है। हमारी बुक में यहाँ पे जो 0.161 लिखा है उसकी जगह वहाँ पे 0.1675 लिखा है। ठीक है, सो फैक्टर अफेक्टिंग अकॉस्टिक ऑफ अ बिल्डिंग। अब कौन कौन सी चीज़ें जो है वो किसी बिल्डिंग की अकॉस्टिक पे डिपेंड कर सकती है। तो ये जो है हमारा यहाँ से IMP क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, द रिवर्बरेशन टाइम। सो व्हाट इज़ रिवर्बरेशन टाइम, वो तो हमने देखा। तो वो जो किसी भी ऑडिटोरियम और बिल्डिंग, हम अकॉस्टिक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें रिवर्बरेशन टाइम है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। So if a hall is to be acoustically satisfactory, it is essentially that it should be have the right reverberation time. जैसे मैंने बोला कि that is not too long or that will not too short. The reverberation time should be neither too long nor too short. A very short reverberation time makes room dead. कि जैसे मैंने बोला आवाज़ रिवर्बरेशन टाइम जो था वो हॉल का ख़त्म हो गया। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट था। सो जैसे मैंने बोला और मेरी आवाज़ चली गई, it's like dead. So very short reverberation times make a room dead. On other hand, a long reverberation time renders speech unintelligibly. मतलब कि मैं बोल रही हूँ, फिर वो जो साउंड मैंने बोला था दैट विल बी स्टिल एग्जिस्ट ओवर देयर, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ओवरलैप हो जाएगी और जो साउंड है वो डबल साउंड करेगा, तो दैट इज़ टोटली अनइंटेलिजिबल। The optimum value of reverberation time depends on the purpose of which hall is designed. तो अगर हम हॉल कोई डिज़ाइन करें तो उसका ऑप्टिमम रिवर्बरेशन टाइम होना चाहिए ना। व्हाट इज़ ऑप्टिमम रिवर्बरेशन टाइम, तो वो ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए। दैट शुड बी परफेक्ट, कि मैं जो बोल रही हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी और जो पहले बोला था उसकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे पे ओवरलैप ना होना चाहिए, और मैं जो बोल रही हूँ वो सडनली ख़त्म ना होना चाहिए। वो सबको सुनाई देने के बाद जो है वो जाना चाहिए, तब जो है वो सडनली ड्रॉप हो जाना चाहिए। तो हम जो साबिन्स फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी हॉल का मैन्युफैक्चर करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, तो उसका रिवर्बरेशन टाइम है वो हम ऑप्टिमम रख सकते हैं। फॉर ये सब जो है उसकी रेमेडीज दी गई। द रिवर्बरेशन टाइम कैन बी कंट्रोल बाय सुटेबल चॉइस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रिवर्बरेशन टाइम बहुत ज़्यादा ना हो। एंड फर्निशिंग द मटेरियल को ऐसे फर्निश कर सकते कि उसका रिवर्बरेशन टाइम बहुत कम ना हो। सिंस ओपन विंडो अलाउज द साउंड एनर्जी टू फ्लो आउट ऑफ द हॉल, सो देयर शुड बी अ लिमिटेड नंबर ऑफ विंडोज़। जैसे मैं बोलूँगी वो बाहर चला जाएगा, तो बाहर चला जाएगा तो वो सब लोगों को सुनाई नहीं देगा, तो वो जो है वो हमको लिमिटेड रखनी है। और दे में बी ओपन और क्लोज टू ऑप्टिमम रिवर्बरेशन टाइम, और हम उसको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं विंडो को, जिसकी वजह से हमको उसका ऑप्टिमम रिवर्बरेशन टाइम मिले। इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर एन इंक्रीज इन द रिवर्बरेशन टाइम ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन ऑडियंस स्ट्रेंथ, अपहोल्स्टर्ड सीट आर टू बी प्रोवाइडेड इनटू द हॉल। तो उसके अकॉर्डिंग हमको उसकी सीट का अरेंजमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो कंपनसेट हो सके, ठीक है।
और जो रिवर्बरेशन टाइम है, अगर पहले वाले के लिए वो रिवर्बरेशन टाइम जल्दी से ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद वाले को मेरी आवाज़ जो है वो प्रोपोगेट होती सुनाई देनी चाहिए। फिर लाउडनेस है, तो हम माइक का इस्तेमाल करते हैं, फिर माइक में से स्पीकर जो है वो बोलता है और थ्रू दैट स्पीकर वो जो है वो आउटपुट देगा वहाँ पे फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस को, ठीक है। तो सफिशिएंट लाउडनेस होनी चाहिए। सफिशिएंट लाउडनेस मतलब उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। सफिशिएंट लाउडनेस एट एवरी पॉइंट इन द होल is an important factor for a satisfactory hearing. Excessive absorption in the hole or a lack of reflecting surfaces near the sound source may lead to decrease in the loudness of a sound. अगर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा तो वो क्या होगा कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसको भी हमको मैनेज करना है कि जो साउंड है वो इजीली जल्दी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब ना कर ले। तो हमको उसका ऐसा मटेरियल लेना होगा कि जिसका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हो दैट विल सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑडिटोरियम और हॉल। उसकी रेमेडीज़ देखते हैं, मतलब कि क्योर क्या है, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और हार्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पोजिशनड नियर द साउंड सोर्स इम्प्रूव द लाउडनेस, मतलब कि अगर कोई स्पीकर बोल रहा है तो उससे नज़दीक जो है हमको वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हार्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखनी है, जिसकी वजह से जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट हो सके और इम्प्रूव हो सके। सीलिंग जो है वो हम लो रखेंगे, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो ऑन द अपर एटमॉस्फेयर। सो लो सीलिंग आर ऑल्सो ऑफ हेल्प इन रिफ्लेक्टिंग द साउंड एनर्जी टूवर्ड द ऑडियंस। Adjusting the absorptive material in the hall will improve the situation. When the hall is large and audience small, loudspeaker has to be installed to obtain the desired level of loudness. मतलब हम स्पीकर का यूज़ करें अगर ज़्यादा ऑडियंस हो तो। अब फोकसिंग, रिफ्लेक्टिंग कनकेव सरफेसिस कॉज अ कंसंट्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग साउंड। अगर हम जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखिए तो मैं जो बोल रही हूँ वहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट होगा। जैसे हम कनकेव मिरर लेते हैं, कनकेव लेंस लेते हैं, तो लेंस में क्या होगा कि जो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट हो गए एट वन पॉइंट, वो जो है वो कंसनट्रेट होगी। तो सेम जो है यहाँ पे सिचुएशन होगी कि रिफ्लेक्टिंग वेव्स जो है वो वहाँ से, मतलब वेव्स जो मैंने दी है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके कोई भी एक पॉइंट पे वो कंसनट्रेट होगी। सो क्रिएटिंग अ साउंड ऑफ अ लार्जर इंटेंसिटी एट अ फोकल पॉइंट, दिस पॉइंट आर नोन एज अ साउंड फोकाई। Such a concentration of a sound intensity at some point leads to deficiency of a reflected sound at other points. अब एक जगह पे जो साउंड था वो कंसंट्रेट होगा तो उसकी बाकी की जो पॉइंट होगा वहाँ पे वो साउंड नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी। इट लीड्स द डेफिशिएंसी ऑफ पॉइंट और रिफ्लेक्टेड साउंड एट अदर पॉइंट। द स्पॉट ऑफ साउंड डेफिशिएंसी आर नॉन एज अ डेड स्पॉट, और जहाँ जहाँ पे साउंड की डेफिशिएंसी होगी उसको हम डेड स्पॉट बोलेंगे। The sound intensity will be low at a dead spot and inadequate hearing, मतलब कि ठीक से आपको सुनाई नहीं देगा। Further, if there are highly reflecting parallel surfaces in the hall, the reflected and direct sound waves may form standing waves, which leads to uneven distribution of sound in the hall. उसकी वजह से साउंड का जो प्रोपोगेशन होगा दैट विल बी अनइवन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ अनइवन, तो दैट शुड बी नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए रेमेडीज़ क्या है, तो साउंड फोका एंड डेड स्पॉट में भी एलिमिनेटेड। तो जो है वो ऐसी सरफेस बनानी चाहिए, कर्विलिनियर सरफेस नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो कंसंट्रेट ना हो और डेड स्पॉट भी क्रिएट ना हो, तो वो उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। इफ़ सच अ सरफेस आर प्रेजेंट दे शुड बी कवर्ड बाय अ हाईली एब्जॉर्प्टिव मटीरियल। अगर हम ऐसी सरफेस रखते हैं तो उसको भी हमको एक एब्जॉर्प्टिव मटीरियल यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से हम जो है उसको रिमूव कर सके डेड स्पॉट और साउंड फोकाई का। Suitable sound diffuser are to be installed in the hall to cause even distribution of a sound in the hall. ऐसे डिफ्यूज़र हम यूज़ कर सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है उसका जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो, अनइवनली ना हो। पैराबोलॉइडल रिफ्लेक्टिंग सरफेस अरेंज विद द स्पीकर एट इट्स फोकस इज हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग the uniform reflecting beam of sound in a hall.
अगर हम मतलब कि कहीं से भी डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, सो पैराबोलॉइडल रिफ्लेक्टिंग हम यूज़ करते तो वो क्या करेगा कि वो जो है वो पूरे मीडियम में उसको डाइवर्ज कर देगा, तो जिसकी वजह से जो साउंड है वो क्या होगा कि इवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इको जो है वो नहीं सुनाई देना चाहिए। अगर हमको इको सुनाई देता है तो क्या होगा कि उसका जो है वो ओवरलैप हो जाएगा। When the walls of the holes are parallel, hards and separated by about 34-meter distance, echoes are formed. Curved smooth surface of walls also produce echo. तो उसके लिए रेमेडीज क्या है? This defect is avoided by selecting proper shape for the auditorium. Use of splayed side walls instead of parallel walls greatly reduce the problem and enhance the acoustic quality of the whole. तो echo there should be not echo. Echo may be avoided by the covering the opposite walls and a high ceiling with absorptive material. सीलिंग जो है वो क्या, पहले तो हमने कहा कि लो रखनी चाहिए और लो के साथ उसका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो भी मटेरियल यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे आती है इकोलॉन इफेक्ट। व्हाट इज इकोलॉन इफेक्ट? ये क्या है? इफ़ अ होल्स और फ्लाइट ऑफ अ स्टेट विथ इक्वल विथ, जो हमने स्टेप रखे वो अगर इक्वल विथ के होंगे तो वो क्या है, वो साउंड को रिफ्लेक्ट करेगा जिसकी वजह से इकोस प्रोड्यूस होगा रेगुलर फेज डिफरेंस में, और वो जो क्या है वो एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करेगा। दिस इको कंबाइंस टू प्रोड्यूस अ म्यूजिकल नोट विच विल बी हर्ड अलॉन्ग विथ अ डायरेक्टिव साउंड, ठीक है, वो क्या होगा साउंड के साथ सुनाई देगा। सो ये प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इकोलन इफेक्ट। इसकी वजह से जो उसके जो स्टेप होंगे वो क्या होना चाहिए? अनइवन होंगे, कोई स्टेप छोटा होना चाहिए, कोई स्टेप बड़ा होना चाहिए, और उसका उस पर जो है वो हमने कारपेट बिछाया होना चाहिए कि जैसे कि हम फुट स्टेप रखें तो उसकी आवाज़ बहुत ना आए। इट में बी रेमेडेड बाय द हैविंग स्टेप ऑफ अनइक्वल विड्थ. The step may be covered with a proper sound absorbing material for a, for ex, for example with a carpet. फिर नॉइज़ क्या है? ठीक है, नॉइज इज अनवांटेड साउंड विच मास्क द सेटिस्फैक्टरी हियरिंग ऑफ स्पीच एंड म्यूजिक. देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ नॉइज दैट आर टू बी मिनिमाइज. तो 3 तरह के नॉइज जो प्रोड्यूस होते हैं हमको उसको भी रिमूव करना है. एयरबॉर्न नॉइज, स्ट्रक्चर बॉर्न नॉइज एंड इंटीरियर नॉइज. अब एयरबॉर्न नॉइज क्या है? सो दैट इज सिंपली फ्रॉम द आउटसाइड, जो भी आउटसाइड एटमॉस्फियर है ऑडिटोरियम के पास, हॉल के पास, तो बाहर से जो भी नॉइज आ रहा है उसको हम बोलेंगे एयरबॉर्न नॉइज. द नॉइज दैट कम्स इनटू बिल्डिंग थ्रू एयर फ्रॉम द डिस्टेंट सोर्स इज कॉल्ड एयरबॉर्न नॉइज. अ पार्ट ऑफ इट्स डायरेक्टली entered the hall through the open window, door, other opening, while another part enter by transmission through walls and floor. अगर कहीं पे फ्लोर से अंदर आ रहा है, ठीक है, कोई स्टेप ले रहा है बाहर से, तो विंडो से, डोर से जो साउंड आ रहा है उसको हमको मेंटेन करना होगा. दैट इज़ एयरबॉर्न नॉइज. और उसके लिए रेमेडीज़ क्या है कि बिल्डिंग जो है वो एक तो पहले क्वाइट प्लेस में होना चाहिए. तो बिल्डिंग में भी लोकेटेड ऑन द क्वाइट प्लेस. और हम ऐसा कर सकते हैं कि बिल्डिंग के बाहर जो है वो हम एब्जॉर्प्टिव मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से बाहर से जो आवाज़ आ रही है वो वहाँ बिल्डिंग के आसपास ही एब्जॉर्ब हो जाए, बिल्डिंग के अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए. हैवी ट्रैफिक, मार्केट प्लेस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एक्सेट्रा उससे दूर होना चाहिए. They may be shaded from noise by interposing a buffer zone or a trees, garden और एक्सेट्रा. और अदरवाइज़ उसको हम ऐसे जोन में होना चाहिए जिसके आसपास गार्डन या ट्रीज़ होना चाहिए जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक सिग्नल और उसकी आवाज़ कम सुनाई दे और क्वाइट प्लेस हो. फिर स्ट्रक्चर बॉर्न नॉइज. अगर जब बिल्डिंग बनाते समय या उसके कोई भी जो हमने लगाया हुआ है सब कुछ उसमें से कोई नॉइज़ क्रिएट हो रही है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर बॉर्न नॉइज. द नॉइज विच कम्स फ्रॉम इम्पैक्ट सोर्स ऑन द स्ट्रक्चरल एक्सटेंट ऑफ अ बिल्डिंग. ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में कोई, दैट इज नोन एज ए स्ट्रक्चर बॉर्न नॉइज. इट इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू द बिल्डिंग बाय वाइब्रेशन इन द स्ट्रक्चर. द कॉमन सोर्स ऑफ दिस टाइप इज नॉइज आर फुटस्टेप, मूविंग फॉर अ फर्नीचर, ऑपरेटिंग मशीनरी एक्सेट्रा. उसकी रेमेडीज क्या है? द प्रॉब्लम ड्यू टू मशीनरी एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस can be overcome by placing vibration isolator between machines and their support. तो वो जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस है उसको ओवरकम करना चाहिए. ठीक है,
फिर कैविटी वॉल्स है, कंपाउंड वॉल्स है, ऐसे हम रख सकते हैं। मैंने वहाँ पे आप देखा था कैविटी रेजोनेटर, तो क्या होगा, आपकी साउंड अंदर जाएगा और फिर वो अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा, बाहर नहीं आएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो कैविटी वॉल्स, कंपाउंड वॉल्स में बी यूज टू इंक्रीज द नॉइज ट्रांसमिशन लॉस। फिर आता है हमारा इंटरनल नॉइज़। इंटरनल नॉइज़ इज़ द नॉइज़ प्रोड्यूस इन द हॉल और ऑफिस, कि अंदर ही जो लोग बैठे हैं वो अगर कोई नॉइज़ प्रोड्यूस करे, अगर कोई धीरे से बात कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए कि वो ज़्यादा एरिया में स्प्रेड नहीं होना चाहिए, वो जो है वो एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। So internal noise is the noise produced in the hall or office etc. They are produced by air conditioner or movement of the people or etc. तो उसके लिए रेमेडीज़ क्या हैं? The walls, floor and ceiling may be provided with enough sound absorbing material. तो जहाँ पे ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ आवाज़ लग रही है वहाँ पे उसको हम कम करने के लिए एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमको लग रहा है कि उसकी आवाज़ नहीं पहुँचेगी, स्पीकर की आवाज़ दूर तक जानी चाहिए, वहाँ पे हम रिफ्लेक्टर्स और ये सब कुछ यूज़ करेंगे। द गैजेट और मशीनरी शुड बी प्लेस ऑन द साउंड एब्जॉर्बन मटेरियल। तो यहाँ पे जो है वो हम यहाँ हमारा सेकंड यूनिट था, उसके जो लास्ट टॉपिक थे फ्रॉम 2.6 to 2.9, वो जो है वो हमने कंप्लीट की है, ठीक है, फ्रॉम 2.6 to 2.9। अब जो मैं आपका एक 2.1 वाला लेने वाली थी, उसका जो है वो वीडियो में अपलोड कर दूँगी, ठीक है, विथ नोट्स वो आ जाएगा, क्योंकि वो इक्वेशन है तो हम उसको सॉल्व करके पढ़ेंगे, ठीक है, समझ के, तो वो आज शाम तक आपको मिल जाएगा। तो वो ये दोनों वीडियो आपको देख लेना। फ्रॉम दैट आवर सेकेंड चैप्टर्स 10% सिलेबस इट्स कम्प्लीटेड, ओके, तो आप वो देख लेना। क्वेश्चन बैंक मैंने रख ली है, तो आप उसमें देख लेना सब क्वेश्चन, कि कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं है, इंक्लूडिंग सिलेबस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और अगर किसी को डाउट और क्वेरी हो तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।